आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 466। वेदांत महावंश का वह महाराज एक जगह पर प्रकट होता है जो कि बहुत ही ठंडी और अंधकार में थी। ये पर रहना किसी नर्क में रहने जितना ही मुश्किल था और यहाँ की ठंड सीधा हड्डियों पर असर दिखाती थी। वह महाराज इस जगह के सबसे भीतर तहखाने में आता है जहाँ पर उसके सामने केवल एक ही जेल मौजूद थी। इस जेल में एक पारलौकिक महिला कुछ बेड़ियों से बंधी हुई थी। वह एक सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिस पर बहुत से खून के धब्बे और कई अन्य दाग लगे हुए थे, लेकिन उस महिला के चेहरे पर बिल्कुल ही शांत भाव थे और किसी भी तरह के दर्द का नामो निशान नहीं था। वह साधना की मुद्रा में बैठी हुई थी। उसकी आंखें और नाक किसी से बहुत ही घनिष्ठता से मिलती थी। जय और उस महिला की आंखों और नाक की तुलना की जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति 1% अंतर नहीं बता सकता था। वह महिला और कोई नहीं बल्कि जय की माँ थी। वह पिछले 10 सालों से इस अंधकार में कैद थी और बाहर की रोशनी भी उसने कुछ ही दफ़ा देखी थी। केवल सूर्या से प्यार करने की उसे इतनी कड़ी सजा दी जा रही थी। वह किसी की आहट को महसूस कर अपनी नज़रों को खोलती है और अपने सामने देखती है। उसे एक नौजवान नजर आता है जो कि कुछ उसी के जैसा था। वह व्यक्ति उसी की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में असहायता भरा गुस्सा और शिकायतें थीं। वसुंधरा उसका चेहरा देखकर मुस्कुराती है और कहती है, छोटे कैसा है तू? दीदी। अपनी बहन की रूखी सी आवाज़ को सुनकर उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं और वह भी रूखी सी आवाज़ में कहता है। उसकी आवाज़ को सुनकर वसुंधरा मुस्कुराती है और कहती है, अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया है ना? इतनी सी बात पर अभी भी रो पड़ते हो। अब तुम महाराज बन चुके हो, तुम्हें अपने भावों को काबू करना सीखना होगा। क्या फ़ायदा महाराज बनने का जब मैं आपको आज़ाद ही नहीं करा सकता हूँ? मैं पहले उस सूर्या को नालायक कहता था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वह कितना काबिल है। सभी के खिलाफ जाकर वह तुम्हारे लिए खड़ा होने को तैयार है और मैं तुम्हारा सगा भाई होते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वह लड़का हताशा के साथ कहता है। अपने छोटे भाई को हताश होते हुए देखकर वह महिला अपना सर हिलाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कोसती हूँ? तुम मेरी जिंदगी में बहुत ही मायने रखते हो छोटे। तुमने पिछले 10 सालों से मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाए रखी है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कब का हार मान चुकी होती और एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई होती। तुम्हें अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी उसी इंसान की बेटी हूँ जिसके तुम बेटे हो। मैं उसकी फितरत अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं, वह व्यक्ति आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वसुंधरा कड़े लहजे में कहती है, तो अब तुम अपनी बड़ी बहन की बात मानना भी सही नहीं समझते हो? अच्छा ठीक है, वह व्यक्ति तुरंत हार मानते हुए कहता है और फिर आगे कहता है, दीदी बहुत से आकाश छिद्र खुल गए हैं और इस दुनिया में वे वाले जीव जो कि आज से हजारों साल पहले आए थे और हमारे इस महाद्वीप और दुनिया को काबू करने का सपना लेकर आए थे, फिर से आने लगे हैं। वह इतना कहने के बाद अपना हाथ लहराता है और उस नक्शे को दिखाता है जिसमें पूरा का पूरा स्पिरिट वर्ल्ड बना हुआ था। वसुंधरा की नज़र उस पूरे ग्रह पर बस 3 ही लाल बिंदुओं पर जाती है जो कि पूर्वी हिस्से में थे। उस जगह पर भी एक लाल बिंदु था। वह ये देखकर कहती है, इस सब के वजह प्राकृतिक वजह तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस जगह पर पोर्टल खुल पाना संभव नहीं था। कोई जानबूझकर इन पोर्टल्स को खोलने में मदद कर रहा है। हाँ, आपकी और मेरी सोच सच में मिलती है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ क्योंकि इविल पाथ के सारे लोगों को असुरा हॉल के लीडर ने काबू किया हुआ है और वह कुछ योजना बना रहा है, लेकिन उसकी योजना का इस पार की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। उल्टा यह उसके काम में रुकावट पैदा करेगी। साथ ही किसी और का संदिग्ध समूह अभी तक नजरों में नहीं आया है, वह व्यक्ति कहता है। उसकी बातों को सुनकर वसुंधरा भी सोच में पड़ जाती है। तभी वह अचानक से पूछती है, क्या तुमने ब्लैक मार्केट और सूर्या से बात की? वसुंधरा की बात सुनकर वह व्यक्ति अपना माथा हिलाता है और कहता है, आपके पतिदेव से दादाजी ने किसी भी तरह का रिश्ता बनाने को मना किया है, और रही बात ब्लैक मार्केट की तो फिलहाल के महावंश उसे गद्दार की तरह देख रहा है। उसकी बात सुनकर वसुंधरा अपना माथा हिलाती है और कहती है, हे भगवान, इस गधे में अकल कब आएगी? तुम अभी तक पूरी तरह से महाराज बने नहीं हो, तो तुम्हारा अभी अपनी खुद की ताकत बनाने का समय है जिसमें तुम अन्य लोगों की मदद ले सकते हो, जैसे कि ब्लैक मार्केट, हंटर पवेलियन, 7 क्लोवर फेरी पवेलियन और कुछ अन्य ताकतवर परिवार। अगर इस तरह की ताकतें तुम्हारे साथ होंगी तो फिर तुम्हें महावंश के अधिकारी भी मुश्किल से रोक पाएंगे। वहीं पर अभी वापस जाकर किसी भरोसेमंद को ब्लैक मार्केट भेजना और सारी जानकारी निकलवाना। और हाँ, जिसे भेजो वह महावंश का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अपनी बहन के निर्देशों को वह ध्यान से सुनता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। इसके बाद दोनों भाई बहन आपसी बातें करने लगते हैं।
इस बीच वह व्यक्ति अपना सर हिलाता है और कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया। दीदी, तुम्हारा बेटा यानी कि मेरा प्यारा भांजा बहुत ही प्रतिभाशाली और उसने केवल एक ही साल में एक साधारण लड़के से सीधा एक महावीर स्तर के योद्धा पर छलांग लगा दी है और खबरियों के मुताबिक एक साधारण किंग स्तर का योद्धा भी उसकी टक्कर का नहीं है। वह व्यक्ति जय के बारे में जानकारी देते हुए कहता है। जय के बारे में जानकारी को सुनकर वसुंधरा भी तुरंत भावुक हो जाती है और उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्दी जय और जीजाजी दोनों आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। वह इतना कहता है और अपने पास से एक पत्थर निकालता है। उस पत्थर को बाहर निकालकर वह उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को डालता है और जल्दी ही एक चित्र सभी के सामने आ जाता है। उस चित्र में एक सुंदर सा नौजवान जो कि किसी देवता जैसा प्रतीत हो रहा था मुस्कुरा रहा था। उस चित्र को देखकर वसुंधरा की आंखें भर आती है। उसे एक पल का भी समय नहीं लगता जय को पहचानने में। वह जब जय को देखती है तो उसके अंदर की ममता उफान भरने लगती है। वह रोते हुए उस चित्र को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उस चित्र के आर पार गुजर जाता है। उसके भाई से भी ये दृश्य देखा नहीं जाता है और वह उसे संभालते हुए कहता है, चिंता मत करो दीदी, तुम बहुत ही जल्दी अपने बेटे से मिल सकोगी। पिताजी ने अपने ब्रेक थ्रू की तैयारी कर ली है और जल्दी ही वे अपने स्तर को पार कर उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर उनकी ताकत इस पूरे के पूरे स्पिरिट वर्ल्ड में किसी से भी कमजोर नहीं होगी और हर किसी को उनके सामने अपना सर झुकाना होगा। उस वक्त आप आसानी से बाहर निकल सकेंगी। जब वसुंधरा अपने भाई की यह बात सुनती है तो वह अपना माथा हिलाती है। लगता है कि उसका भाई इस मामले की गहराई को समझ नहीं पा रहा है। अगर सब कुछ उसके दादाजी के हाथ में होता तो उस वक्त वह इस जगह पर कैद ही नहीं होती और अभी तक तो सूर्या उसे छुड़ाकर ले भी गया होता। लेकिन वह उसके भाई के अरमानों को तोड़ती नहीं है और उसे देखकर बस मुस्कुरा देती है। वह भी कुछ और देर तक बात करने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वसुंधरा अपने पास से एक पंथ को निकालती है और कहती है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सूर्या, लेकिन मैं अब कुछ कह नहीं सकती हूँ कि मेरी यह कोशिश मेरे शरीर की ऊर्जा के साथ मिलान कर पाएगी। फिर मैं जितना वादा किया था उससे पहले खुद यमराज भी मुझे नहीं ले जा सकता है। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इस जगह पर जो ठंडी ऊर्जा थी वो शरीर को भेदती थी और धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों पर असर दिखाती थी। अगर वसुंधरा को ध्यान से देखा जाए तो उसका चेहरा जरूरत से ज्यादा सफ़ेद था, लेकिन वह एक देव स्तर की योद्धा थी, जिस वजह से इतने सालों तक उस ठंडी ऊर्जा ने उसके शरीर को भेदा नहीं था। अब लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा उस ठंडी ऊर्जा से प्रभावित होने लगी थी और उसके अनुमान के हिसाब से वह अगले 5 साल तक और अपने आप को संभाल पाएगी। वह ये सोचते हुए वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और साधना में लग जाती है। दूसरी ओर एकेडमी में उस कमरे में जय की आंखें खुलती हैं। वह सच में नींद में चला गया था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें हल्की सी नमी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसे अपनी माँ की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। साथ ही उसे अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाने का मन कर रहा था, वरना बहुत ही देरी हो सकती है। इस वजह से वह जागने के साथ अपने शरीर को देखता है और पाता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं, बस कुछ काले धुएं के निशान बचे हुए थे। इन धुओं के निशान को देखकर जय अपनी हेवनली फ्लैम को एक्टिवेट करता है और तुरंत उसके शरीर पर चोटें तेजी से ठीक होने लगती है। इस प्रक्रिया में उसे दर्द से भी गुजरना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने दर्द को सहता है और स्काई फ्लैम की ऊर्जा को और भी बढ़ा देता है। करीब 1 दिन के समय में उसका सारा शरीर अपनी उच्चतम अवस्था में वापस लौट आता है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और 2 व्यक्ति उस कमरे में आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही बूढ़ा था और एक छड़ी के सहारे चल रहा था और दूसरा व्यक्ति मध्यम आयु का था। जय उस व्यक्ति को जानता था। वह वही व्यक्ति था जिसने कुछ दिन पहले उसे उसकी चोटों के बारे में बताया था। वहीं पर वह छड़ी के सहारे चल रहा व्यक्ति जय उसे नहीं पहचानता था, लेकिन उसकी आभा के हिसाब से वह जरूर मेडिसिन चोटी का प्रधान होगा। वह उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद एल्डर्स, आपने मेरी चोटों को ठीक किया और मेरा इतना ख्याल रखा। वह बूढ़ा आदमी जय के विनम्र भावों को देखकर अपना सर हिलाता है और जय के व्यवहार से अपनी खुशी को जताता है। इसके बाद वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता है और कहता है, तो तुम हो उस सूर्या के बेटे। सच में तुमने अपनी माँ और बाप दोनों के ही लक्षणों को धारण किया है। तुम्हारे पिता की तरह तुम भी पागल हो और किसी से भी लड़ जाते हो, साथ ही तुम्हारी माँ की तरह अच्छे व्यवहार वाले हो। जय ये सुनता है तो वह हैरानी जताते हुए कहता है, जी आप मेरे माँ बाप को जानते हैं? जानता हूँ बेटे, रिश्ते में तुम्हें मुझे नाना या फिर दादा कहना चाहिए। मुझे तुम्हारे पापा और मम्मी दोनों ही दादाजी कहा करते थे। मेरा नाम भरेगु है।
वह बूढ़ा आदमी कहता है। जब जय उस नाम को सुनता है तो उसे वह नाम हल्का सा जाना पहचाना लगता है, लेकिन उस समय उसे वह नाम ध्यान नहीं आता है। वह बूढ़ा आदमी अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं सन अकेडमी से किसी काम की वजह से गुजर रहा था, तभी मुझे पता चला कि तुम सूर्या के बेट यहाँ पर जख्मी हो गए हो, इसलिए मैं भी देखने के लिए चला आया कि ये सूर्या का बेटा कैसा है। लेकिन तुम्हारी ताकत को देखकर मैं समझ गया कि वह कहावत कैसे बनी। कौन सी कहावत एल्ड? मेरा मतलब दादाजी। जय थोड़े से कंफ्यूजन के साथ पूछता है। यही कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। भरेगू ये कहता है और हंसने लगता है। जय भी मुस्कुरा देता है। हंसने के बाद भरेगू कहता है, तुम्हारी सारी चोटें इस वक्त सही हो चुकी हैं और तुम्हें अनजाने में ही फायदा पहुंचा है। तुम्हारी सिंह ब्लड लाइन तो पहले ही एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन सिंह ब्लड लाइन इतनी ताकतवर नहीं है। माना कि उसके योद्धा इतने ताकतवर है, लेकिन असल में ये ब्लड लाइन उतनी ताकतवर नहीं है। हाँ, रहस्यमय शब्द इस्तेमाल करना सही रहेगा। तुम्हारे सिंह परिवार की ब्लड लाइन में इस ब्रह्मांड के राज छुपे हुए हैं। बहरहाल उन्हें किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि जल्दी ही तुम्हारी माँ की ब्लड लाइन भी एक्टिवेट होने वाली है और तुम्हारे शरीर में हो रहे परिवर्तनों के हिसाब से अगले 2 साल में वह ब्लड लाइन भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। भरेगू अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है। इसके बाद वह मन ही मन कहता है, वापस जाने के बाद मैं उस बुड्ढे को भी यह बात बता दूंगा, शायद से वह तुम्हारी माँ को आज़ाद कर दे और तुम्हें भी अपना ले। हास, वह इतना सोचता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि जितना वह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से प्यार करता था, वह उसे कभी भी उस जगह पर कैद नहीं कर सकता था। इस चीज़ में जरूर बाहरी ताकत का हाथ था, लेकिन वह आदमी किसी को भी बताना नहीं चाहता था। सूर्या और उस बूढ़े आदमी के अलावा वह राज किसी को भी नहीं पता था। वह अपने पास से एक डिब्बा निकालता है और उसे जय की तरफ बढ़ा देता है। जय उस चीज़ की खुशबू सूंघकर ही पहचान जाता है कि वह क्या है। उस चीज़ में से एक रक्तवर्धक बूटी की महक आ रही थी, जो कि जय ने पिछली बार ब्लैक वाटर नीलामी घर से हासिल की थी, लेकिन यह वाली औषधि उससे काफ़ी शुद्ध और उच्च स्तर की थी। भरेगू कहता है, वैसे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हारी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी इस बूटी के सेवन के बाद तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाएगी। इसे मेरी तरफ से अपना पहला तोहफा समझो, क्योंकि मैं अपने नाती को पहली बार मिल रहा हूँ। और हाँ, इस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद तुम नालंदा एकेडमी को ही चुनना, वरना तुम्हारे नाना को पता चला तो फिर वह मेरी दाढ़ी भी खींच सकता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 467। भरेगू की बात सुनकर जय थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर उसे वह बूढ़ा आदमी ध्यान आता है जो कि उसे ब्लैक मार्केट में मिला था और उसे एक टोकन दिया था। उस बूढ़े आदमी को याद करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह हमें अपना सर हिला देता है। भरेगू भी ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुकता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। तुम जिस गति से बढ़ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी गति से बढ़ते रहो। अगले 5 साल में तुम्हें एम्परर स्तर को पार करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि यहीं के एक योद्धा बनकर रहना और अपने माँ बाप को मत ढूंढना। जाने से पहले भरेगू ये शब्द कहता है और फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। जय पीछे खड़ा जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। आपको पता ही होगा कि जितना आप कल्टीवेशन में आगे बढ़ते हैं, उतना ही एक स्तर से दूसरे स्तर के बीच का अंतर बढ़ जाता है। शारीरिक स्तर से फाउंडेशन स्तर के बीच जहां पर केवल थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत होती है, तो फिर किंग स्तर और एम्परर स्तर के बीच वह अंतर किसी सागर जितना बढ़ जाता है। लेकिन भरेगू दादाजी की बात सुनकर वह समझ गया था कि उसकी माँ और उसके पिता किस हद के जीनियस थे। उन्होंने केवल 23 साल की उम्र में एम्परर स्तर को पार कर लिया था, लेकिन वह भी जानता था कि वह अभी तक असली जीनियस की दुनिया में पहुंचा ही नहीं है। ये ईस्टर्न क्षेत्र है जहां पर सबसे कम मात्रा में ऊर्जा का संघनन है और इस जगह पर कल्टीवेशन की गति काफ़ी धीमी होती है। गॉडफादर उसकी सोच को पढ़कर कहते हैं, डिवाइन डॉक्टर भरेगू सही कह रहे हैं। केंद्रीय मैदानों और दिव्य भूमि में जाने पर तुम्हें पता चलेगा कि एम्परर स्तर को केवल 30 से 40 साल का योद्धा ही हासिल कर लेता है। असली यात्रा एम्परर स्तर को पार कर शुरू होती है। इसके पीछे का कारण सॉल का होना है। इन किंग स्तर और एम्परर स्तर पर इंसान को केवल अपनी मार्शल सॉल के साथ संबंध स्थापित करना होता है और उनकी मार्शल सॉल के जुड़ाव और घनिष्ठता के आधार पर ये स्तर पार होते हैं। जैसे कि किंग स्तर पर मार्शल सॉल जागृत होती है, जो कि प्रकृति का वरदान है और वह आपको एक राजा घोषित कर रही है। अब आप अपनी उस सॉल को किस तरह से विकसित करते हैं वह अगले स्तरों को दर्शाती है।
सुप्रीम एम्परर स्तर का योद्धा अपनी मार्शल सॉल को स्तर 5 तक विकसित कर चुका होता है और संत स्तर में प्रवेश करा देता है। तुम्हें इन स्तरों को पार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी मामला थोड़ा सा अलग है। गॉडफादर के आगे के शब्दों को सुनकर जय थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जहां तक वह जानता है उसकी मार्शल सॉल पहले ही देव स्तर में पहुंच गई थी और उसने संत स्तर को भी पार कर लिया था, लेकिन गॉडफादर कह रहे हैं कि उसे परेशानी हो सकती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर उसकी मार्शल सॉल पहले ही विकसित हो चुकी है तो उसे बस अपनी समझ को विकसित करना है। लेकिन गॉडफादर अब ये कह रहे हैं कि उसके लिए मुश्किल होगा। गॉडफादर भी उसके डाउट को समझ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे पास केवल एक ही मार्शल सॉल होती तो फिर तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी दूसरी मार्शल सॉल भी अवेकनिंग की प्रक्रिया में आ गई है और वह मेरे हिसाब से मृत्युवीर स्तर पर पहुंचने के साथ ही अवेकन हो जाएगी। क्या? जय जब ये सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। उसने कभी भी 2 मार्शल सॉल वाला योद्धा नहीं सुना था। उसने बस यही सुना था कि योद्धा को एक ही मार्शल सॉल के साथ पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर वह किंग स्तर पर पहुँचने से पहले ही 2 मार्शल सॉल अवेकन कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। तुम अभी तक इस पिछड़े इलाके से भी बाहर नहीं निकले हो। आगे जब तुम केंद्रीय मैदानों में पहुँचोगे तो तुम समझोगे कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास 2 मार्शल सॉल हैं। बहुत से जीनियस हैं जो कि 2 मार्शल सॉल अवेकन कर चुके हैं, लेकिन हाँ, ये दुर्लभ चीज़ तो है, क्योंकि अरबों में से किसी एक योद्धा के पास 2 मार्शल सॉल होती हैं। जय गॉडफादर की बात को सुनता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। वह भी कुएं के मेढक वाले शब्दों को समझता था और इस वजह से वह साफ बता सकता था कि अभी तक उसने दुनिया में क्या ही देखा है। यहाँ पर एक महाराजा स्तर का योद्धा सबसे ताकतवर है, लेकिन केंद्रीय महाद्वीप में एक महाराज स्तर का योद्धा केवल एक सेकेंड रेटेड ताकत को ही काबू में कर सकता है। जय 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 यंग मास्टर। वह अपनी सोच से इन प्यारी सी आवाज़ों को सुनकर बाहर आता है और अपने सामने से आ रही 4 परियों सी सुंदर लड़कियों को देखता है। उन चारों में आपस में तुलना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वे सभी की सभी किसी न किसी तरह से खास थीं। उनमें अपनी विशेषताएं और अपनी खामियां थीं। जय उन चारों को देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह हंसते हुए कहता है, मुझे ही ऐसा लग रहा है, या फिर तुम लोग सच में मेरे बेहोश होने के बाद कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो गई हो। ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन मत लगाओ और ये बताओ कि अभी तुम कैसे हो। तुम्हें ज़्यादा परेशानी तो नहीं है? राधिका सबसे आगे आते हुए पूछती है। वह जय के सर पर हाथ रखती है और उसकी कलाई को पकड़कर उसकी तबीयत देखने लगती है। वैसे तो खुद डिवाइन डॉक्टर भरिगु ने जय की तबीयत को देख लिया था, लेकिन आप सभी समझ ही सकते हैं। वैशाली, वीना और दृष्टि भी जय के पास आती हैं और उसका हाल पूछती हैं। जय उन सभी को शांत करता है और उन्हें अपना हाल बताने लगता है। इसके बाद वह इन दिनों में जो कुछ भी हुआ वह पूछता है। उसे पता चलता है कि उसके बेहोश होने के बाद बहुत कुछ हुआ है। उप प्रधान को जब पता चला कि राक्षसी शक्ति ने हमारी एकेडमी में कुछ हरकत करने की कोशिश की तो वे इस कदर गुस्सा हो गए कि उन्होंने हाहाकार मचा दिया। सबसे पहले वे डिवाइन ड्रैगन पैलेस के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें उन गधों ने और भी गुस्सा दिला दिया और इसका खामियाजा उन्हें अपने 3 देव स्तर के योद्धा और आधी जमीन को गंवाकर करना पड़ा। दैत्यानु अकेडमी ने समझदारी से काम लिया, लेकिन वे भी उनके हाथों शिकार बने और उन्हें भी नुकसानों को झेलना पड़ा। साथ ही जितने भी स्थानीय राक्षसी कल्टीवेशन करने वाले कल्टीवेटर हैं उन्हें चुन चुनकर खोजा जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उस कुशाल का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। इन दिनों में पूरा का पूरा डेमनिक क्षेत्र अव्यवस्था में फैला हुआ है और इसी बीच में ब्लैक ड्रैगन का देव स्तर पर ब्रेक थ्रू हो गया है और वह अब एक असली देव स्तर का योद्धा बन गया है। लेकिन इस ब्रेक थ्रू के तुरंत बाद खबर आई कि उसने ब्रेक थ्रू के लिए अपने ही सारे के सारे लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया और तब जाकर वह अपनी ब्लड लाइन को पूरा कर पाया। उसकी इस हरकत की वजह से सभी के सभी दल डरे हुए हैं और उसके अपने लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। जब जय इस बात को सुनता है तो वह थोड़ा सा निराश हो जाता है। वह फिर भी पूछता है, ऐसे में क्या किसी सतरंगी पक्षी समुदाय का नाम भी सामने आया है उन सेक्रीफाइस हुए लोगों में? नहीं, ज़्यादातर जो भी समुदाय उस डार्क ड्रैगन ने तबाह किए वे सभी डार्क ब्लड लाइन से संबंधित थे और सभी के सभी उसके प्रति वफादार थे। कुछ नागा योद्धाओं को भी उस डार्क ड्रैगन ने अपने चंगुल में लिया था, लेकिन इस अव्यवस्था की मदद से नागा साम्राज्य ने भी मौके का फायदा उठाया और अपने लोगों को बचा लिया, जिस वजह से वह डार्क ड्रैगन और भी भड़क और अंत में उसे मजबूरी में अपने ही लोगों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। राधिका जो भी जानकारी मिली थी बताते हुए कहती है। जब जय ये सुनता है तो वह राहत की सांस लेता है।
क्योंकि अगर सतरंगी पक्षी की वह प्रजाति खत्म हो जाती तो वह बहुत ही बुरा महसूस करता, क्योंकि उसने उस एल्डर को वादा किया था और वह भले ही कुछ नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी वह बुरा तो महसूस ही करता। राधिका वहीं पर आगे बताती है, अभी के लिए डार्क ड्रैगन को काबू में कर लिया गया है और वह कहीं पर गायब हो गया है। हमारी एकेडमी भी उसे हर जगह पर ढूंढ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उसके पिता ने उसके लिए किसी खजाने को छोड़ दिया था जिसे ढूंढने के लिए वह गया है, जिस वजह से बहुत सी अन्य ताकतें भी उसे ढूंढने में लगी हुई हैं। ड्रैगन क्लैन ने भी उसकी खोज में अपनी ऊर्जा लगा दी है, लेकिन वे उसे खोजना चाहते हैं ताकि वे उसे खत्म कर सकें। जय अपना सर हिलाता है। वह ड्रैगन क्लैन के भीतरी हिस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसे उन ड्रैगन एल्डर ने पहले ही डार्क ड्रैगन के बारे में बताया था। लेकिन वह नहीं मानता था कि ड्रैगन क्लैन उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा है। बहरहाल जो भी है, उसे फिलहाल में अपनी ताकत को बढ़ाने पर ही ध्यान देना होगा, वरना उसके लिए अपने वादों को पूरा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही उसकी अंतिम मंजिल यहाँ पर नहीं है बल्कि असली मैदान में है। वह उन चारों से बात करता हुआ बाहर आता है और दृष्टि को उसके मास्टर के पास छोड़ने के बाद वे चारों असली एकेडमी की ओर बढ़ जाते हैं। असली एकेडमी यानी कि वह केंद्रीय इलाका। जय इस इलाके में पहली बार आ रहा था। वैसे तो वह 15 दिन पहले ही आने वाला था, लेकिन उसकी बेहोशी की हालत की वजह से वह नहीं आ सका। सबसे पहले वे मैनेजमेंट हॉल में जाकर रुकते हैं और जय अपनी पोशाक और टोकन को लेता है। जब वह एल्डर जो कि सब कुछ संभाल रहा था पता करता है कि जय एक केंद्रीय विद्यार्थी है तो वह तुरंत जय के प्रति विनम्र हो जाता है। जय को पता था कि ताकत की इस दुनिया में सभी इज्जत करते हैं, इसलिए वह उस व्यवहार को ज़्यादा गंभीर नहीं लेता है और अपने सामान को लेकर वापस से चारों लड़कियों के साथ केंद्रीय एकेडमी की ओर बढ़ जाता है। वह उन चारों के साथ उड़ता हुआ 10वीं चोटी पर पहुंच जाता है, जहां पर वे चारों सीधा उसे भीतर हिस्से में लेकर जाती हैं। भीतर हिस्से में केवल एक बड़ा सा हॉल मौजूद था। इस हॉल के उस तरफ एक विशालकाय नज़ारा था, जहां पर दूर दूर तक बस समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था। इस समुद्र में कई टापू थे जो कि तैरते हुए नजर आ रहे थे। चारों लड़कियां आगे बढ़ती रहती हैं और उस आगे वाली खाई को भी नहीं देखती हैं। जय ये देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि वे आगे जाकर गायब हो गई हैं। उसके आगे अभी जो 4 लड़कियां थीं वे पूरी तरह से गायब होकर कहीं पर चली गई। ये देखकर जय हैरान हो जाता है। उसने इससे पहले छोटी दुनिया या फिर पृथक दुनिया का नाम और कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था, लेकिन वे असल में कैसे होती हैं देखा नहीं था। इस वजह से उसे नहीं मालूम था कि छोटी दुनिया का दरवाज़ा किस तरह का होता है। उसके सामने का वह नज़ारा असल में एक मायाजाल था और वह जगह उस छोटी दुनिया में प्रवेश करने का दरवाज़ा था। अक्सर छोटी दुनियाओं के दरवाजे विभिन्न फॉर्मेशंस द्वारा काबू किए जाते हैं। कई बिना किसी फॉर्मेशन के उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं, तो फिर उन्हें कोई देव स्तर का योद्धा जो कि आकाश को चीर सकता है पार कर सकता है। वहीं पर कुछ लोग साधारण दरवाज़ा रखते हैं जो कि किसी आकाशीय बवंडर की तरह होता है और बहुत ही चक्कर दिलाने वाला होता है। लेकिन उसके सामने मौजूद ये वाला दरवाज़ा सबसे स्थिर, मजबूत और अभी तक का सबसे विकसित दरवाज़ा था। इस दरवाजे को बनाने के लिए कम से कम 8 स्तर 7 के फॉर्मेशन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी होगी। बहरहाल वह भी आगे बढ़ता है। जब वह उस खाई के ठीक कोने पर आता है तो उसकी छाती पर लटका हुआ वह टोकन चमकता है जो कि उसने अभी हासिल किया था। उस टोकन पर कुछ रोशनी पड़ती है जो कि जल्दी ही हरे रंग की हो जाती है और उसके सामने एक हल्का सा दरवाज़ा खुलता है। ये दरवाज़ा केवल वही देख सकता था। वह अपने कदम आगे रखता है और अचानक से उसके चारों ओर की दुनिया घूमती है और वह पत्थर से बने हुए स्टेज पर आ जाता है। वह अपने पीछे देखता है तो अचानक से चकरा जाता है। उसके पीछे एक खाई थी और इस बार कोई छलावा नहीं था, बल्कि सच में एक खाई थी और सामने बादल उड़ रहे थे। वह पीछे देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी इमारत आती है जिसमें 10 महल को मिलाकर एक विशालकाय संरचना बनी हुई थी। इस सारी संरचना का ऊपरी आकार किसी वृत्त की तरह था। इस वृत्त के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही ऊंची इमारत थी जिसकी चोटी को जय नहीं देख पा रहा था। वहीं पर चारों ओर मौजूद 10 चोटियों में पत्थर की शाही बनावट थी। ये बनावट सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम थी। ये बनावट भले ही प्राचीन समय की थी, लेकिन अपने आकर्षण में इसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। वह जिस जगह पर खड़ा हुआ था वह उस जगह का ठीक मुख्य द्वार था। चारों की चारों लड़कियां उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थीं। वे चारों उसके पास आती हैं और राधिका कहती हैं, तुम्हें उस वाले महल में जाना है और अपना नामांकन कराना है क्योंकि तुम 10वीं चोटी के छात्र हो। जय हाँ में अपना सर हिलाता है और धीमे कदमों के साथ उस तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर केवल कुछ ही छात्र नजर आ रहे थे जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
वह जल्दी ही उस 10वें महल में पहुंच जाता है और उसके भीतर पहुंचने पर वह देखता है वहां पर बस एक काउंटर मौजूद है जिसके पीछे एक योद्धा नामांकन करने में लगा हुआ है। वह उसके पास जाता है और उसे अपना टोकन देकर अपना नामांकन कराता है। नामांकन पूरा करने के बाद वह लड़का जय को उसका टोकन वापस करता है और कहता है, जूनियर तुम्हारा 10वीं चोटी दी अनबाउंडेड वॉरियर दल में स्वागत है। ये टोकन लेकर अब तुम 10वीं चोटी पर जा सकते हो। जब जय ये सुनता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। क्या ये 10वीं चोटी नहीं है? तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 468। जय को जब पता चलता है कि वह अभी तक असली एकेडमी में नहीं पहुंचा है तो वह भी हैरान हो जाता है, लेकिन ये हैरानी कुछ ही देर तक रहती है और वह अपना टोकन लेकर वापस से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह तीनों लड़कियों को एक जगह पर खड़ा हुआ देखता है। उस जगह के पास में ही बहुत से छोटे छोटे यंत्र रखे हुए थे। ये यंत्र किसी स्केटबोर्ड की तरह थे, लेकिन उनका आकार हल्का सा अलग था। वे काफ़ी पतले थे और किसी डंडे की तरह थे। उन सभी के आगे एक गोल सा चेहरा लगा हुआ था। रीना, वैशाली और राधिका उनके पास में ही खड़े हुए थे। राधिका जय के पास आती है और बताती है, तुम्हें इसे अपना टोकन दिखाना है और ये तुम्हें पूरी एकेडमी का एक दौरा करा देगा। कौन सी चोटी कहाँ पर है, किस जगह का उपयोग किस काम के लिए होता है, एक बार अगर तुम पूरा दौरा कर लोगे तो फिर तुम आराम से घूम सकते हो। जय ये सुनकर हाँ में अपना सर हिलाता है। ये यंत्र किसी नियम पुस्तिका की तरह था जो कि पूरी यात्रा द्वार उसे एकेडमी का दौरा कराएगा। जय भी जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो वे जय के टोकन से उसके नए होने की पहचान कर लेते हैं। जय एक यंत्र में अपना टोकन लगाता है और उस पर खड़ा हो जाता है। उस टोकन में मौजूद जानकारी को इकट्ठा करने के बाद उस यंत्र से आवाज आती है, सन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपकी इस यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एकेडमी के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाए, हम अगले कुछ पलों में उड़ान भरने वाले हैं। वह इतना कहता है और फिर एक झटके के साथ हवा में उड़ जाता है। जय उसके पीछे की फॉर्मेशन को महसूस तो कर सकता था, लेकिन ये फॉर्मेशन उसके स्तर से बहुत ही आगे की थी, इस वजह से वह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल वह इस तरफ से अपना ध्यान हटाता है और अपना पूरा ध्यान उस यंत्र द्वारा दी जा रही जानकारी पर केंद्रित करता है। सबसे पहले वह यंत्र उसे उस ऊंचाई वाली जगह से नीचे लेकर आता है और फिर जमीन के करीब 300 मीटर ऊपर से उसे पूरी जगह का एक दौरा कराने लगता है। सबसे पहले वह उसे जंगल के ऊपर से उड़ाता है। ये सन फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट को प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है और करीब 10,000 सालों की मेहनत के बाद यह ऐसा तैयार हुआ है। यह बाहरी किसी भी जंगल की तरह ही है और इसमें दूसरे स्तर के भी जानवर मौजूद हैं। ये कुछ खास परीक्षाओं में इस्तेमाल होते हैं। सन एकेडमी की मुख्य भूमि इसी जंगल से घिरी हुई है और सामने वाली पहाड़ियाँ ही सन एकेडमी की मुख्य भूमि है। इतना कहने के बाद अचानक से उस यंत्र की गति बढ़ती है और एक ही पल में जय उन पहाड़ियों के आगे पहुंच जाता है। वे सभी की सभी पहाड़ियां प्राकृतिक थीं और उनमें मानव संरचनाओं को इस तरह से उकेरा गया था कि एक ऐसा दृश्य बना रही थी जो कि प्रकृति और इंसान का एक सुंदर मिलन दर्शा रहा हो। बांध से बने घर, चट्टानों को काटकर उकेरे गए रास्ते और मैदान, घास की भूमि के बीच में पत्थरों से बनी हुई संरचनाएं और बहुत सारे बड़े भवन। ये दृश्य पहले से ही बहुत सुंदर था, लेकिन इस जगह पर ऊर्जा के घनत्व से बनी हवा और हल्के से बादल इस सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। जय अपने सामने के नज़ारे को देखकर उसमें लगभग खो ही गया था। वह यंत्र कहता है, ये है सन एकेडमी का मुख्य हेडक्वार्टर। इसी जगह से सन एकेडमी का विकास शुरू हुआ था और वह सबसे अलग चोटी जो कि पूर्वी दिशा में मौजूद है वह 10वीं चोटी है जिसके आप छात्र हैं। ये तो रही आपके और आपके ठिकाने की बातें, अब आपके लिए नियम और कुछ खास जगहों की जानकारी। इस तरह से जय को वह यंत्र लगभग 2 घंटे तक घुमाता है और उसे पूरी एकेडमी की जानकारी देता है। जय भी पूरी जानकारी को ध्यान से सुनता है और लगभग 2 घंटे में सारी जानकारी को अपने दिमाग में बिठा लेता है। इसके बाद वह वापस से उसी जगह पर लौट आता है। वहाँ पर तीनों लड़कियाँ अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। तीनों जय को वापस आता हुआ देखकर मुस्कुराती हैं और उसके पास आ जाती हैं। जय भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है और फिर उनके साथ एकेडमी की ओर बढ़ जाता है। वह 10वीं चोटी के बाहर पहुंचता है और बाहर मौजूद एक बांस के बने हुए भवन में अपना टोकन दिखाता है। ये भवन 10वीं चोटी का मैनेजमेंट ऑफिस था जो कि सफाई कर्मी, छात्रों की जानकारी, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्ज करता था। जय एक नया छात्र था तो सबसे पहले उसके लिए एक आवास आवंटित होना था। जय जब उस बांस के बने हुए भवन में प्रवेश करता है तो वह भीतर एक अलग ही ताजगी को महसूस करता है।
वह कमरे में आसपास नजर घुमाता है तो उसकी नज़र एक अगरबत्ती पर पड़ती है जो कि एक हरे रंग का सुंदर धुआं छोड़ रहा था। जय, जो कि एक एल्केमिस्ट और डॉक्टर दोनों ही था, तुरंत उस धुएं के रंग से पहचान जाता है कि वह माइंड रिलैक्सिंग अगरबत्ती है। यह अगरबत्ती व्यक्ति के तनाव को दूर कर उसके मस्तिष्क को शांत रखती है। क्या काम है? इस वक्त उसके कानों में एक रूखी सी आवाज़ आती है और वह अपना सर घुमाकर सामने काउंटर के पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखता है। वह आदमी बहुत ही बुरा था और उसका शरीर भी पूरी तरह से कुर्सी पर टिका हुआ था। उसकी आवाज़ रूखी सी आ रही थी। जय उस व्यक्ति से एक भी ऊर्जा की तरंग को महसूस नहीं कर पा रहा था। जय की आत्मीय ऊर्जा बहुत ही तेज थी और वह स्तर 6 के करीब भी था, लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति से ऊर्जा की एक तरंग को महसूस नहीं कर पा रहा था। ये देखकर ही वह हैरान हो जाता है। इस जगह पर कोई आम व्यक्ति तो आ नहीं सकता था। अरे बच्चे, मैंने पूछा क्या काम है? अगर कोई काम नहीं है तो मेरे आराम को भंग मत करो और जाओ यहाँ से, वह बूढ़ा आदमी थोड़ी सी चिड़ी हुई आवाज में कहता है। जय उसके चिड़चिड़ेपन को देखकर ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने पास से टोकन को निकालता है और उसे उसके सामने रख देता है। उस टोकन को देखकर वह बूढ़ा आदमी जय को घूरता है और फिर अगले ही पल वह टोकन उसके हाथ में पहुंच जाता है। वह जय को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, बहुत समय बाद इस जगह पर कोई नया छात्र आया है। गुफा नंबर 21, वहाँ पर तुम अपना टोकन दिखाकर घुस सकते हो। इस चोटी में ज़्यादा छात्र नहीं है और तुम्हें मिलाकर 21 ही छात्र हैं। ज़्यादा पाबंद नहीं है, बस तुम्हें एकेडमी के उन नियमों को मानना ही होगा जो कि अत्यंत ज़रूरी है, बाकी के नियमों को तुम नज़रअंदाज कर सकते हो। वह बूढ़ा आदमी यह कहता है और उसे उसका टोकन लौटा देता है। इस सब में कमाल की बात यह थी कि एक पल वह टोकन मेज पर था, अगले पल वह उस बूढ़े आदमी के हाथ में था और उसके अगले ही पल वह टोकन वापस से जय के हाथ में था। इस चीज़ को देखकर जय हैरान हो जाता है। इस सब में उसने ऊर्जा की ज़रा सी भी तरंग को महसूस नहीं किया था, न ही सामने वाले बूढ़े आदमी के शरीर की किसी भी गतिविधि को महसूस किया था। फिर भी उस आदमी ने ये सारे काम किए। वह उसे विनम्रता पूर्वक नमस्कार कर वहाँ से निकल जाता है। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था कि वह इतना असहाय था कि सामने वाली की गति तक को महसूस नहीं कर पा रहा था। रिंग में गॉडफादर उसकी हैरानी को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते हैं। वे कहते हैं, इतना हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसने बस नियमों की ताकत को काफ़ी आगे तक सीख लिया था। उसने जिस नियम को सीखा है वह आकाश का नियम है और वह उसमें इतना आगे पहुंच गया है कि अगर वह तुम्हारी गर्दन को भी अलग कर दे तो भी तुम्हें एहसास तक नहीं होगा कि तुम परलोक से धार गए हो। जय ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे नियमों की ताकत का अब सही अनुमान लगा था। क्यों एम्परर स्तर के योद्धा और किंग स्तर के योद्धा में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां पर एम्परर स्तर का योद्धा तो बस नियमों की ताकत के बस शुरुआती चरण पर होता है। अगर आप जय के नियम की ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वह बस ऊर्जा का अत्यंत शुद्ध रूप है। इसे शुरुआती चरण या फिर नियमों को सीखने का आधार भी कहा जा सकता है। वह अभी असली नियमों को नहीं सीख पाया है। नियम ऊर्जा का वह रूप जो कि अपने आप में एक पृथक रास्ता बन चुका हो। सभी चीज़ें इन्हीं नियमों के हिसाब से चलती हैं और जो इन्हें समझ जाता है और अपने काबू में कर लेता है वह बिना हाथ हिलाए भी अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता है। एक देव स्तर का योद्धा अपनी मार्शल सॉल और शरीर में नियम को धारण कर बनता है, जिस वजह से उसकी ताकत और एक एम्परर की ताकत में इतना अंतर होता है जितना कि एक तालाब और एक सागर में होता है। जय अपनी सोच को व्यवस्थित करता है और 10वीं चोटी कहे जाने वाले उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। उस पहाड़ पर बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई थी और उसके बहुत से स्तर थे। उन स्तर पर क्रमशः एक से ऊपर नंबर लिखे हुए थे। इन नंबरों को देखते हुए वह अपनी गुफा को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे कोई भी नजर नहीं आता है। ये देखकर वह भी हैरान होता है, लेकिन सबसे पहले वह अपने गुफा निवास को ढूंढता है। करीब 20 मिनट तक चढ़ाई करने के बाद उसके सामने गुफा नंबर 21 आ जाता है। वह गुफा भी बाकी गुफाओं की तरह ही थी। उसके बाहर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जो कि उसके टोकन की मदद से ही खुल सकती थी। साथ ही उस गुफा पर एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन भी बनी हुई थी। गुफा के बाहर एक सुंदर पेड़ और घास का मैदान था जहां से सामने का नज़ारा देखने पर सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखा जा सकता था। सारी गुफाएं कुछ इसी तरह से छांटी गई थी। ये सभी की सभी गुफाएं इस तरह से मान लो कि एक सीढ़ी ऊपर जा रही है तो अलग अलग स्तर पर उस सीढ़ी के ही दोनों ओर घर बने हुए हैं। बस उसे अब एक स्पाइरल शेप में प्राकृतिक संरचना दे दो। बस कुछ उसी तरीके से इस पहाड़ को काटा गया था। ये ना सिर्फ देखने में सुंदर था बल्कि रहने में भी अलग ही अनुभव था। जय जब उस जगह पर कदम रखता है तो वह अपने पैरों में गद्दी महसूस कर सकता था। अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गया, इस जगह पर चढ़ाई से पहले पैरों में किसी भी तरह का वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी।
इस वजह से जय बिना किसी तरह के जूते या फिर चप्पल पहने हुए चढ़ाई कर रहा था। जल्दी ही वह उस गुफा के मुंह के आगे पहुंच जाता है। गुफा का मुंह जय जैसे 5 लड़कों को एक बार में घुसाने के लिए काफ़ी था। वह गुफा के दरवाजे पर अपना टोकन निकालता है और उसे आगे कर देता है। उस टोकन को महसूस कर वह फॉर्मेशन हल्की सी कंपित होती है और जय के लिए रास्ता खुल जाता है। जय उस रास्ते के जरिए गुफा में प्रवेश करता है और अपने सामने की जगह को देखता है। बाहर से जो गुफा छोटी सी दिख रही थी, वह अंदर से काफ़ी बड़ी थी। उसमें एक कमरा था जिसमें एक बिस्तर लगा हुआ था। दूसरे कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और एक भिन्न क्षेत्र था जिसमें एक तालाब और बहुत सी लताएं थीं। उसी जगह पर एक खिड़की भी थी जिससे बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था। साथ ही वह भीतर प्रवेश करते ही ऊर्जा में बढ़ोतरी को भी महसूस कर सकता था। वह हर एक सांस के साथ ही अपने शरीर में ताजगी को महसूस कर सकता था। उस गुफा में आने के बाद वह अपने सारे सामान को व्यवस्थित करता है। उसे पता था कि अगले 3 से 4 साल तक वह यहीं पर रहने वाला है, इसलिए वह इस जगह को साफ रखना चाहता था। सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद वह कुछ देर के लिए साधना करता है और बिस्तर पर आराम करता है। भले ही उसे नींद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जिंदगी को यूं ही आधारहीन कल्टीवेशन कर नहीं जिया जाना चाहिए ना। वैसे भी भले ही वह अभी ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उन चोटों का हल्का सा असर था जिस वजह से वह आराम करता है। करीब 2 घंटे बाद जब वह जागता है और बाहर निकलता है तो वह पाता है कि बाहर अभी तक शाम हो चुकी है। ये देखकर वह नीचे उतरना शुरू कर देता है। वह इस वक्त रिफाइनरी क्षेत्र में जाने वाला था क्योंकि अभी तक उसने उस पिल को रिफाइन नहीं किया था। अब उसे उस पिल को रिफाइन करने में ज़्यादा भरोसा था क्योंकि वह अपनी सॉल स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी को महसूस कर सकता था। वह जब नीचे पहुंच जाता है तो वह किसी को आता हुआ देखता है। वह व्यक्ति काले रंग का था और उसकी आंखें नीली रंग की थी और उसके सर पर एक निशान था जो कि जय को साफ दिख नहीं रहा था। उसकी पीठ पर एक भारी भरकम तलवार रखी हुई थी। ये तलवार अजीब से आकार में थी। इसका सबसे आगे वाला हिस्सा किस बाज की चोंच की तरह मुड़ा हुआ था और पीछे की तरफ जाते जाते ये बहुत ही फैली हुई और भारी हो जाती थी। उसमें बहुत सी दरारें भी थी जो कि उस तलवार को और भी खतरनाक बना रही थी। इस तलवार के हैंडल के ठीक ऊपर एक मोती चमक रहा था जो कि लावा का बना हुआ लग रहा था। वह लड़का लाल रंग का एक अजीब सा सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी मजबूत छाती और 6 पैक एब्स पूरी तरह से दिख रहे थे। उसका पूरा शरीर किसी लोहे के पुतले की तरह मजबूत नजर आ रहा था। जय उसे देखकर केवल एक ही जगह के बारे में सोच पाता है, सहारन क्षेत्र। यह क्षेत्र पूर्वी महाद्वीप पर मौजूद इकलौता रेगिस्तान था और इसका एक हिस्सा उसके निवास स्थान मिंग सिटी से भी जुड़ता था जो कि डेजर्ट सिटी था। याद हो आप लोगों को जब जय हंटर सिटी में गया था, उससे पहले मैंने इस सिटी का वर्णन किया था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 469। जय के सामने वाला मुस्टंडा भी जय को उसी समय पर देखता है। उसे देखकर उस लड़के की आंखों में अचानक से चमक आ जाती है और अगले ही पल वह उसके ठीक बाजू में प्रकट होता है। जय ने उसकी गति को महसूस भी किया था, लेकिन वह कुछ भी हरकत नहीं कर पाया था, जबकि वह सामने वाली की ऊर्जा से महसूस कर सकता था कि वह अभी मृत्युवीर स्तर के पीक पर ही है और किंग स्तर पर नहीं पहुंचा है। जय अपने स्तरों को पार कर लड़ने के लिए जाना जाता है और उसने मृत्युवीर स्तर के योद्धाओं से पहले भी मुकाबला किया है, लेकिन ये गति देखकर वह इतना तो मान ही गया था कि अगर वह लड़का और जय आपस में भिड़े तो वह 5 सेकंड भी नहीं टिकेगा। सच में जीनियसिस की दुनिया में आकर अपनी कमियों का पता चलता है। जय दरअसल अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझने लगता है, क्योंकि उसने कुशाल जो कि किंग स्तर में आधा कदम रख चुका को भी लगभग हरा ही दिया था, लेकिन इस लड़के के आगे वह जरा सा भी नहीं टिक सकता था। इसी बात से जाहिर था कि उसने अभी तक जिन भी योद्धाओं से मुकाबला किया था वे कितने कमजोर थे। वह लड़का जय के कंधे पर अपने हाथ रखता है और उत्साह के साथ कहता है, तो तुम हो छोटे हमारे परिवार के नए सदस्य। जय थोड़े से कंफ्यूजन भरे चेहरे से उसकी तरफ देखता है और कोई भी जवाब नहीं देता है। वह लड़का लेकिन अपने ही उत्साह में था। वह हंसते हुए कहता है, हाँ, अब मुझसे भी छोटा यहाँ पर मौजूद है और मैं भी किसी को छोटे कह सकता हूँ। जय उसकी हरकत देखकर इतना तो समझ गया था कि उसके सामने वाला लड़का उससे ठीक पहले जुड़ने वाला विद्यार्थी है। वह लड़का भी अब तक जय की सवालिया नज़रों को देख लेता है और कहता है, छोटे ये 10वीं चोटी है और हमें अनस्टॉपेबल कहा जाता है। तुम्हारा अलावा इस जगह पर 20 छात्र और भी हैं और वो सभी तुम्हारे बड़े भाई हैं मुझे मिलाकर। मैं उन सब में सबसे छोटा था और सबसे बाद आया था, लेकिन अब मैं भी किसी को अपना छोटा भाई कह सकता हूँ। ओह, तो बड़े भाई हैं। बड़े भाई को छोटे भाई का प्रणाम। जय ग्रीट करते हुए कहता है,
जय की ग्रीटिंग को सुनकर वह लड़का खुश हो जाता है और अपना हाथ हवा में उठाकर उसके कंधे को थपथपाता है। जय ऐसा महसूस करता है मानो किसी हथौड़े ने उसके कंधे पर हमला किया हो। वह अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस करता है और उसके मुंह से खांसी निकल जाती है। ओह माफ़ करना छोटे, मैंने अपनी ताकत को काबू नहीं किया। वह लड़का जय की हालत को देखकर तुरंत घबरा सा जाता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है। जय उसके चेहरे को बता सकता था कि यह उसने जानबूझकर नहीं किया था। इस वजह से वह भी बुरा नहीं मानता है और कहता है, कोई बात नहीं बड़े भाई। उसका शरीर साधारण नहीं था बल्कि महायोद्धा काया थी। वह इन हल्की सी चोटों से जख्मी थोड़ी हो सकता था। वह लड़का जय से करीब 15 मिनट तक बात करता है और अंत में पहली मुलाकात के लिए जय को एक तोहफा भी देता है, जो कि एक तरह का विशिष्ट फल था जो कि सहारन क्षेत्र में ही मिलता है। जय उसे ले लेता है और फिर उस लड़के को अलविदा कहता है। उसका नाम कृष था, जो कि सहारन क्षेत्र के सहारा साम्राज्य से आता था। वह साम्राज्य के शाही परिवार से संबंधित था और मौजूद महारानी के ननिहाल से था। जय कुछ देर की बातचीत के बाद ही सामने वाले व्यक्ति के चरित्र को समझ जाता है कि वह एक भोला लड़का है जो कि केवल ताकतवर बन जाता है और उसे चाल चलना और या फिर बुद्धिमत्ता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जय उसे अलविदा कहने के बाद बाहरी इलाके की ओर बढ़ जाता है। वह वापस से उस हवा में मौजूद प्लेटफॉर्म पर आता है और वहां से बाहर जाने के रास्ते को पकड़ता है। बाहर आने के बाद वह रुकता नहीं है और सीधा रिफाइनरी क्षेत्र में पहुंच जाता है। रिफाइनरी क्षेत्र में आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, लेकिन जय की किस्मत अच्छी थी कि वह जिस रिफाइनरी को चुनकर गया था वहां पर अभी भी कोई भी नहीं था। वह जल्दी से उस रिफाइनरी के आगे पहुंचता है और अपना टोकन लगाता है, जिस वजह से उस रिफाइनरी कक्ष का दरवाज़ा खुलता है और वह उसमें घुस जाता है। वह कमरा भीतर से पूरे लाल रंग के पत्थर से बना हुआ था और बीचों बीच एक फनेस रखा हुआ था। ये फनेस करीब 7 मीटर तक ऊंचा था और बहुत ही अच्छी तरह की बनावट में था। जय उसे कुछ देर तक निहारता है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह फनेस परफेक्ट फनेस बनने के बेहद करीब है। बस उस फनेस में एक स्पिरिट नहीं है और वह हो भी नहीं सकती है। अगर बिना स्पिरिट के फनेसों की तुलना की जाए तो वह शीर्ष 10 में आएगा। इस वजह से जय ने इस कक्ष को चुना था। वह अब सबसे पहले साधना में पहुंचता है और अपने मस्तिष्क को उसकी सबसे उच्चतम अवस्था में पहुंचाता है। इसके बाद वह अपनी स्टोरेज रिंग से औषधियों को निकालता है और उन्हें सामने इकट्ठा कर लेता है। वह सीधा स्पिरिट अवेकनिंग पिल को रिफाइन नहीं करने वाला था, बल्कि वह सबसे पहले कुछ अन्य पिल्स को रिफाइन करने वाला था ताकि वह अपनी ताकतवर हो चुकी आत्मीय ऊर्जा की क्षमता से अपने आप को परिचित कर सके। इस वजह से वह कुछ स्तर 3 की और स्तर 4 की पिल्स को रिफाइन करता है। स्तर 3 तक पिल सामान्य ही हो सकती हैं, लेकिन स्तर 4 के बाद हर एक स्तर को निम्न, मध्यम और उच्च स्तर में भी बांटा गया है। जय ने स्तर की 4 की निम्न पिल्स को रिफाइन किया था और स्पिरिट अवेकनिंग पिल स्तर 4 के उच्च स्तर वाली पिल या फिर लगभग स्तर 5 की पिल है। जय ने पहले भी एक 5वें स्तर की पिल रिफाइन की थी जब वह उस दूसरे महाद्वीप पर था, लेकिन वह उसने परिवर्तित कर तैयार की थी। यहाँ पर पूरी तरह से रिफाइन करने की बात की जा रही है। उसकी आत्मीय ऊर्जा भले ही 5वें स्तर के उच्चतम स्तर पर है, लेकिन उसकी एल्केमी क्षमता उसकी आत्मीय ऊर्जा के साथ विकसित नहीं हुई है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मीय ऊर्जा जल्दी विकसित हुई थी। बहरहाल वह कुछ देर में ही अपने आप को अपनी उस नई आत्मीय ऊर्जा से परिचित करा लेता है और फिर अपने असली काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने पास से उस सारे सामान को बाहर निकालता है और पिल की रिफाइनमेंट को शुरू करता है। वहीं बाहर रिफाइनरी क्षेत्र में सभी आने वाले या तो एल्केमिस्ट्स होते हैं या फिर धातु विज्ञानी, जो कि तरह तरह के उपकरणों के ढांचे और हथियार बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त रिफाइनरी क्षेत्र पूरी तरह से भरा हुआ था। इसी भीड़ के बीच कुछ लोग भीड़ को चीरते हुए रिफाइनरी नंबर 7 की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें जय था। जब वे रिफाइनरी नंबर 7 के आगे पहुंच जाते हैं तो वे पाते हैं कि वह रिफाइनरी पहले से ही उपयोग में है। ये देखकर वह सबसे आगे वाला लड़का, जो कि लाल रंग की एकेडमी पोशाक पहना हुआ था, गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, किसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिफाइनरी को चुनने की? इस रिफाइनरी को मैंने पिछली बार ही कहा था कि मेरे अलावा कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। वह ये कहता है और अपना हाथ हिलाता है और दरवाजे पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक साथी उसके हाथ को गिरने से पहले ही उसके पास आता है और उसके कान में कहता है, भाई, यहाँ पर बहुत ही सख्ती से नियम लागू होते हैं और कोई भी किसी अन्य अल्केमिस्ट को उसकी रिफाइनरी की प्रक्रिया में परेशान नहीं कर सकता है। मास्टर भी आपकी इस गलती पर आपको बचा नहीं पाएंगे। जब वह लड़का ये सुनता है तो वह गुस्से में अपना हाथ पीछे करता है और अपने पास में खड़े एक लड़के के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। इस थप्पड़ की वजह से आसपास के लोगों का ध्यान भी इस तरफ आ जाता है। अरे ये तो एल्केमिया एकेडमी के छात्र हैं ना।
ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एल्केमिया अकेडमी को आने में अभी 15 दिन का समय बचा था। एक छात्र जो कि जानकार था कहता है, तुम्हें इतनी जानकारी है, बाकी की जानकारी क्या ली नहीं या फिर उस वक्त सो रहे थे? ये एल्केमिया अकेडमी के प्रधान का बेटा है और बहुत ही जीनियस एल्केमिस्ट है। इसके पिता ने खास इजाज़त लेकर इसे अगले 15 दिन के लिए यहाँ पर भेजा है ताकि वह इस रिफाइनरी में एल्केमी की प्रैक्टिस कर सके। वह कल भी यहाँ पर आया था और इस रिफाइनरी को चुनकर गया था, लेकिन आज एक लड़के ने इस रिफाइनरी का इस्तेमाल कर लिया है जिस वजह से वह गुस्सा हो गया है। एक और जानकार व्यक्ति कहता है, अरे तो क्या ये लोग इस जगह को अपने बाप की जागीर समझते हैं? ये हमारी सन अकेडमी की रिफाइनरी है और हम इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। एक और लड़का कहता है, तुम्हें नहीं पता है लेकिन हमारी सन अकेडमी पिछले कुछ सालों से एल्केमिया अकेडमी पर पिल्स के लिए निर्भर है, जिस वजह से इन लोगों का अहंकार काफ़ी बढ़ गया है और इसके पास खड़ा वह लड़का महावीर स्तर के पीक पर है और उसे अभी तक हमारे इन शकल में कोई भी नहीं हरा पाया है, जिस वजह से वह लड़का इतना जंगली व्यवहार कर पा रहा है। इस तरह की चर्चाएं आसपास शुरू हो जाती हैं। वह लड़का भी इन सारी चर्चाओं को सुनकर गुस्से में सभी छात्रों को घूरता है और कहता है, तुम सभी कचरे हो, कचरे। तुम्हें एल्केमी के नाम पर कुछ भी नहीं आता है और इस तरह से मेरे रास्ते में और आ रहे हो। सच में सन अकेडमी का असली चेहरा आज मैंने देख ही लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सन अकेडमी के बारे में ये सब कहने की? एक लड़का उस एल्केमिया अकेडमी के घमंडी लड़के की बातों को सहन नहीं कर पाता है और गुस्से में कहता है। उस लड़के की आवाज़ को सुनकर एल्केमिया अकेडमी के छात्रों का ध्यान उस पर जाता है। वह लड़का पीली रंग की पोशाक पहना हुआ था और उसकी छाती पर एक 2 सितारों वाला बैज लगा हुआ था, जो कि उसके दूसरे स्तर के एल्केमिस्ट को होना दर्शाता है। वह दिखने में केवल 15 साल का था और इस उम्र में इस स्तर का एल्केमिस्ट होना छोटी बात नहीं है। वह जीनियस में ही शामिल था, लेकिन एल्केमिया अकेडमी का वह लड़का उसे अपनी नज़रों में भी नहीं डालता है और कहता है, तुम बस अभी तक 2 सितारा एल्केमिस्ट ही हो। मैं इस स्तर पर केवल 12 साल की उम्र में पहुंच गया और अभी मैं एक 4 सितारा एल्केमिस्ट हूं और 5वें स्तर को जल्दी ही हासिल कर लूंगा। इसके बाद वह अपने हाथ को आगे करता है और एक फ्लैम को निकालता है। जैसे ही यह फ्लैम बाहर आती है, आसपास का तापमान तुरंत काफ़ी बढ़ जाता है। ये फ्लैम पानी के समान नीले रंग की थी और इठलाती हुई उसके हाथ में नाच रही थी। ये तो स्काई फ्लैम रैंकिंग में मौजूद 18वें स्थान वाली फ्लैम फायर सी फ्लैम है। वहाँ पर मौजूद सारे लड़के ही एल्केमिस्ट या फिर इसी समुदाय के थे, इस वजह से वे उस फ्लैम को देखकर ही पहचान जाते हैं कि वह एक स्काई फ्लैम है। वह लड़का उनकी हैरानी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, देख लिया, अब तुम लोगों को अपनी औकात का पता चल रहा होगा। अगली बार अपना चेहरा भी मुझे मत दिखाना। जब मुझसे लड़ने के काबिल हो जाओगे, जो कि तुम कभी नहीं होगे, तब मेरे सामने आना। वह इतना कहता है और अपने पास से एक उंगली को हिलाता है और एक फ्लैम का टुकड़ा उस लड़के की तरफ बढ़ जाता है जो कि अभी कुछ देर पहले बोला था। वह फ्लैम उससे टकराती है और उसके शरीर में एक बहुत ही असहनीय जलन पैदा होती है। इस जलन की वजह से उसकी चीख निकल जाती है। वह लड़का उसकी चीख को सुनकर बस मुस्कुराता है। वहीं पर उस लड़के के पीछे मौजूद वह तलवारबाज अपने यंग मास्टर की हरकत को देखकर अपना माथा हिलाता है। योद्धा को अपनी ताकत को समय आने पर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसका यंग मास्टर इस तरह की हरकतें करता है। अगर वह एल्केमिया अकेडमी के प्रधान का बेटा ना होता जिसकी सभी को ज़रूरत है, तो वह अभी तक ज़मीन के 4 फुट नीचे होता और उसकी कब्र पर उसके जितनी लंबी घास उग रही होती। लेकिन वह क्या ही कर सकता था। उसे इस लड़के की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और इस वजह से वह बस उसके पीछे गार्ड बनकर ही रह सकता था। उनके जाने के बाद वहां पर एक एल्डर आता है और वह अपना हाथ लहराता है और उस लड़के को, जो कि पिछली 2 मिनट से चीख रहा था, उसे उसके दर्द से आज़ादी देता है। वह लड़का जब जलन से मुक्ति पा लेता है तो वह बेहोश हो जाता है। वह एल्डर उसे हवा में उठाता है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। जाने से पहले वह उस दिशा में देखता है जहां पर एल्केमिया अकेडमी का वह यंग मास्टर गया था। उस एल्डर की आंखों में गुस्से को साफ देखा जा सकता था। वह लड़का राजू था और वह एल्केमिया अकेडमी के प्रधान विनोद प्रभु का बेटा था। इस वजह से वह उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बस पहले इस मास्टर के पास जाकर शिकायत कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि छोटे लड़कों के मामले में अकेडमी किसी संगीन अपराध से पहले हस्तक्षेप नहीं करती। यहाँ पर तो बस छोटी मोटी लड़ाई हुई थी। कमरे के भीतर जय ने उस पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। इस पिल को रिफाइन करने में 5 दिन का समय लगने वाला था, कम से कम उसके अनुमान के मुताबिक। और अगर वह 5वें स्तर की पिल बना लेता है तो फिर हेवनली लाइटनिंग भी आकर गिर सकती है। वह इस सब को ध्यान में रखते हुए अपनी पिल रिफाइनमेंट को शुरू कर देता है।
सबसे पहले वह हमेशा की तरह औषधियों का शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण के बाद वह उन औषधियों को क्रमानुसार रिफाइन करना शुरू कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 दिन बीत जाते हैं और इस दिन रिफाइनरी के बाहर भीड़ कम नहीं हुई थी बल्कि पहले से भी ज़्यादा लग रही थी। वे सभी जब अपने काम में लगे हुए थे तभी अचानक से आसमान में काले बादलों का संघनन शुरू हो जाता है और एक आभा सभी के सभी महसूस करते हैं। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 470। जय को रिफाइनरी रूम में करीब 5 दिन बीत जाते हैं और बाहर हलचल बढ़ती ही जाती है। छात्र एल्केमी के अभ्यास के लिए उत्साहित और जोश में थे। इन दिनों में वह एल्केमिया अकेडमी का छात्र भी एक अन्य रिफाइनरी को चुन लेता है और उसमें अभ्यास करने लगता है। वह हर 2 दिनों में बाहर निकलता है और जय वाले रिफाइनरी रूम की तरफ देखता है, लेकिन निराश ही होता है। वह चिड़चिड़ा भी होता जा रहा था और इन दिनों में उसने करीब 3 छात्रों को नुकसान पहुंचा दिया था। वह अपनी स्काई फ्लैम का घमंड सभी को बताता हुआ घूमता। वह महावीर स्तर के अंतिम चरण में था और मृत्युवीर स्तर पर पहुंचने से कुछ ही कदम पीछे था, जिस वजह से वहां पर मौजूद आम एल्केमी छात्र उसकी टक्कर के नहीं थे। उसकी इन हरकतों को देखकर पैलेस मास्टर ने खुद एक प्रतिबंध लगा दिया और उसे एक बहुत ही जोरदार फटकार लगा दी। साथ ही एक नोटिस एल्केमिया अकेडमी को भेज दिया, जो कि जय के प्रति उस लड़के राजू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह सीधा पैलेस मास्टर के सामने एक चुनौती रख देता है। राजू की इस बदतमीजी से एल्केमिया अकेडमी के प्रधान गुस्से से लगभग बेहोश ही होने वाले थे। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को 4 बातें और सुना दी, क्योंकि इतना बेकार जीन्स उसका तो नहीं हो सकता। लेकिन वह उसका इकलौता बेटा था, इस वजह से वह उसे यूं ही छोड़ तो नहीं सकता था ना। साथ ही उसे पता था कि पैलेस मास्टर बच्चों की बात को इतना गंभीर नहीं लेंगे और अपने गुस्से को काबू में रखेंगे, और यहाँ पर बात केवल एक चुनौती की थी जो कि पैलेस मास्टर कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वे राजू की बात सुनकर राजी हो जाते हैं। उन्हें पहले ही एल्केमी हॉल के प्रधान ने बता दिया था कि इस कमरे में वही एल्केमिस्ट छात्र है जिसे उसने एल्केमिया अकेडमी के खिलाफ चुना था। पैलेस मास्टर के चुनौती को स्वीकार करने के बाद मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है और वह लड़का भी शांति से अपनी एल्केमी की प्रैक्टिस करने लगता है। आज 5वां दिन था और इस दिन वह लड़का अचानक से एक दबाव महसूस करता है, जिस वजह से उसके पिलफनेश में एक धमाका होता है। केवल वही नहीं बल्कि आसपास के कमरों में मौजूद एल्केमिस्ट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। सभी के सभी उस दबाव को महसूस कर चुके थे। राजू और कमरों में मौजूद एल्केमिस्ट्स बाहर आते हैं और सभी की नज़र एक साथ रिफाइनरी नंबर 7 पर जाती है, क्योंकि अभी जो दबाव आया था वह उसी जगह से आया था। वे सभी देखते हैं कि उस रिफाइनरी की फॉर्मेशन ट्रिगर हो गई थी, जो कि तभी होती थी जब पिल लाइटनिंग आती थी। पिल लाइटनिंग स्तर 5 की पिल की एक खास पहचान है। जब तक पिल लाइटनिंग नहीं देखी जाएगी तब तक स्तर 5 की पिल स्तर 5 की कहलाने के लायक नहीं है। कई चौथे स्तर की पिल्स भी लाइटनिंग को आकर्षित करती है, लेकिन वे दबाव महसूस कर ही बता सकते थे कि यह स्तर 4 की पिल तो नहीं हो सकती है। राजू जब रिफाइनरी नंबर 7 की तरफ देखता है तो उसके मन में अचानक से बेचैनी आ जाती है। वह एक जीनियस एल्केमिस्ट था, लेकिन फिर भी अभी तक वह स्तर 4 के उच्च चरण पर ही पहुंचा है, और वह भी आंशिक रूप से। अगर उस कमरे में एक छात्र हुआ तो उसकी बेइज्जती भी हो सकती है। वह अब बस ये दुआ कर रहा था कि उस कमरे से निकलने वाला एल्केमिस्ट एक मध्यम आयु का एल्डर निकले, जो कि लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वे इस वक्त जिस इलाके में थे वह रिफाइनरी क्षेत्र का बाहरी इलाका ही था और एल्डर्स के लिए भीतरी इलाका है। बाकी के छात्रों का ध्यान भी इस वक्त उन पिल लाइटनिंग के बादलों पर था। वे सभी थोड़ी सी जलन और बहुत सी एडमिरेशन के साथ उस कमरे की तरफ देख रहे थे। कुछ लोगों की नज़र तो मुड़कर राजू पर भी जाती है, जिससे राजू थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। आखिर कौन अपनी बेइज्जती को सह सकता है, वो भी तब जब खुद उसने ही अपनी बढ़ चढ़कर तारीफ की थी। वह अपनी अकड़ को बनाए रखते हुए कहता है, केवल एक स्तर 5 की ही तो पिल है, इसमें इतना दिखाने वाली बात क्या है, और मेरे हिसाब में भीतर एक 26-27 साल का लड़का निकलेगा और मेरी उम्र अभी 21 साल है, तो फिर कौन ज़्यादा प्रतिभाशाली हुआ। और मैंने भी एक स्तर 5 की पिल रिफाइन की है, क्या पता यह उसका तुक्का हो, क्योंकि उसे इतने दिन जो लगे हैं। इन शब्दों को सुनकर सभी लड़के भी कुछ हद तक राजू के साथ राजी हो जाते हैं, क्योंकि वे भी अपने से इतने प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट को मन ही मन अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन सभी की नज़रों के बीच ही उन पिल लाइटनिंग के बादलों में से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और एक सफ़ेद रंग की बिजली का धागा आकर सीधा उस कक्ष में गिरता है। वह बिजली का धागा आकर उस फॉर्मेशन से टकरा जाता है और ऊर्जा बनकर फॉर्मेशन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जय, जो कि उस कक्ष में था, जब ये देखता है तो वह थोड़ा सा निराश होता है। उसे इस पिल के लिए लाइटनिंग एनर्जी की भी ज़रूरत थी। इस पिल को तभी पूरा किया जा सकता है
वैसे सूत्र के हिसाब से तो वह पूरी तरह से बन चुकी थी, लेकिन अगर वह वैद्युत ऊर्जा को सामंजस्य में उस पिल के साथ घोल देता है तो फिर रीना की मार्शल सॉल में वैद्युत ऊर्जा भी शामिल हो सकती है। सामान्यतः वैद्युत ऊर्जा एक बहुत ही आक्रामक ऊर्जा के रूप में देखी जाती है, लेकिन असल में वैद्युत ऊर्जा सबसे सुरक्षित डिफेंस भी है अगर उसे किसी भी चीज़ के साथ सामंजस्य में मिला दिया जाए, जैसे कि वैशाली की मार्शल सॉल जिसमें वैद्युत ऊर्जा है, जिस वजह से उस पर किसी भी तरह का कोई भी सॉल अटैक काम नहीं करता है। रीना के लिए जब वह पिल बना ही रहा था तो वह अपनी पूरी मेहनत लगाने वाला था। वह अपनी सॉल पावर से उस फनेश को काबू करता है और हवा में उड़ान भरता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह पर जो पिल फनेश था उसे इस तरह से बनाया गया था कि वह एक फॉर्मेशन की मदद से मार्शल सॉल के साथ एक हो जाता था और फिर जय उसे अपने शरीर के अंग की तरह ही हिला सकता था। वह बड़ी आसानी से उस रिफाइनरी रूम की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के बाहर आ जाता है। बाहर आते आते वह फनेश भी छोटा हो जाता है और साथ ही उस नीचे बनी फॉर्मेशन का आकार बढ़ता जाता है। ये देखकर जय उस फॉर्मेशन बनाने वाले की मन ही मन बहुत तारीफ करता है। खुद गॉडफादर भी उसकी तारीफ करते हैं। जय जब बिजली की गड़गड़ाहट को सुनता है तब अपनी सोच से बाहर आता है और आसमान की तरफ देखता है। आसमान में बादल किसी भी पल बिजली गिरा सकते थे और चूंकि यह बिजली उस पिल की तरफ थी तो सारी की सारी बिजली के धागे फनेश पर ही गिरने वाले थे। जय ने अपनी स्काई फ्लैम को भी एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि उसे बिजली के धागे के आने के साथ ही उसे अपनी फ्लैम से जलाना है और फिर उसकी ऊर्जा को अपनी फायर एनर्जी के साथ मिलाकर पिल के साथ मिलाना है। उसने ये सब कुछ अभी अपने दिमाग में ही सोचा था। वैसे भी उसके पास दूसरा बैच भी था। वह इस पिल के असफल होने पर दूसरी पिल भी रिफाइन कर सकता था। बाहर के छात्र जल्दी ही किसी को उस रिफाइनरी रूम की छत से उभरते हुए देखते हैं। उनकी नज़रों में सबसे पहले एक पिल फनेश जाता है और फिर एक नौजवान लड़का जाता है जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। अरे ये कौन है? इससे पहले इस जगह पर इस लड़के को नहीं देखा। जो कोई भी है पहले इस मास्टर तक इस पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और वह कितना जवान भी है फिर भी उसने स्तर 5 की पिल को रिफाइन कर लिया है। लेकिन ये थोड़ा पागल वागल है क्या? ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के बाहर क्यों आया है? अभी तुमने कहा तो मेरा ध्यान गया। ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के बाहर क्यों आया है? क्या इसे डर नहीं है कि इसकी पिल राख बनकर रह जाएगी? हे भगवान, वो देखो बिजली गिरने ही वाली है। सभी का ध्यान इस तरफ जाते ही उनकी आंखों में जय की तरफ हल्के से हैरानी वाले भाव आ जाते हैं और वे जय को किसी मूर्ख की तरह देखने लगते हैं। जबकि कुछ जानकारी और प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट जिज्ञासा के साथ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक होनहार स्तर 5 की पिल रिफाइन करने वाला एल्केमिस्ट बेवकूफ़ी क्यों करेगा। जैसे ही बिजली का धागा फनेश के भीतर गिरने वाला होता है, एक अग्नि की बनी हुई परत उसके सामने आ जाती है जो कि उसे पूरी तरह से चपेट में ले लेती है। साथ ही बहुत ही ऊंची आग की ज्वाला उठती है जो कि तुरंत संघनित भी हो जाती है। इस अग्नि का अंतिम रूप एक कमल के आकार का हो जाता है। जब राजू, जो कि जला भुना दूर से ये सब कुछ देख रहा था, उस गहरे हरे रंग की गुलाब के समान पिल को देखता है तो उसके शरीर में मौजूद सी फायर फ्लैम में हलचल होती है, जो कि उतावलेपन की नहीं बल्कि डर की थी। इस हलचल को देखकर उसकी आंखों में एक हल्का सा अचंभा आ जाता है। वह हैरानी से जय की तरफ देखता है और फिर उस फायर की तरफ देखता है जिसे जय काबू कर रहा था। वह अग्नि किसी भी स्काई फ्लैम से मिलान नहीं कर रही थी। वह फिर अपनी इंद्रियों की मदद से उसे महसूस करने की कोशिश करता है और उसके चरित्रों को जानने लगता है। वह 19वें स्थान की फ्लैम लोट्स फ्लैम से परिचित था, जो कि नीले रंग की होती है और उसकी सबसे खास बात उसका तापमान और उसका विनाशक रूप है। वहीं पर एक और फ्लैम होती है जो कि आइस एंड फायर फ्लैम के नाम से मशहूर है। इस फ्लैम की खास बात है कि यह किसी भी एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा वरदान कहलाती है। इस फ्लैम के तापमान को केवल बढ़ाया ही नहीं जा सकता बल्कि घटाया भी जा सकता है, इतना कि यह पानी को भी जमा दे। इस वजह से यह फायर सभी तरह की पिल्स को रिफाइन करने के लिए उपयोगी है। वह तुरंत दोनों फ्लैम्स को ध्यान करता है और पाता है कि उसके सामने वाली उस फ्लैम में दोनों की दोनों स्काई फ्लैम्स की गुणवत्ता मिल रही है। ये जानकर वह हैरान हो जाता है। वह इतना तो सोच भी नहीं सकता था कि दो तरह की फ्लैम्स को मिलाया भी जा सकता है और वो आपस में इतने सामंजस्य से मिल भी सकती हैं। वह अपना अनुमान लगाने लगता है और अंत में वह अपनी छोटी बुद्धि की मदद से एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। सामने वाले लड़के ने दो तरह की स्काई फ्लैम्स के बीजांश को लिया है और उन्हें मिलाकर यह फ्लैम बनाई है, और उसकी फ्लैम के डरने के बाद तो वह इसलिए डर रही है क्योंकि सामने वाली फ्लैम की आभा स्काई फ्लैम की ही है। लेकिन अब उसे इतना कौन समझाए कि दिव्य पदार्थ अपने से कमजोर और ताकतवर की पहचान एक ही पल में कर सकते हैं। बहरहाल इस गधे से अपना ध्यान हटाते हुए हम जय को उस बिजली के धागे को रिफाइन करता हुआ देखते हैं।
वह रिफाइन करने में केवल 5% तक ही सफल होता है और बाकी की 95% ऊर्जा हवा में ही गायब हो जाती है। ये देखकर वह निराश नहीं होता है और ना कुछ से कुछ सही की धारणा को मानते हुए उतनी ऊर्जा को पिल में मिलाता है। पिल जो कि अभी अपने अंतिम चरण में चल रही थी, बिना किसी भी विरोध के उस ऊर्जा को धारण कर लेती है। जय अपनी सोल स्ट्रेंथ की मदद से पिल की हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा था। उस पिल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि वह हल्की सी और भी निखर गई थी, लेकिन ठीक इसी समय पर उसके ऊपर एक काला सा पदार्थ जम गया था। जय इससे पहले कि वह उस पदार्थ को और भी निहार पाता, एक और बिजली का धागा आकर गिरता है और इस तरह से कई सारे धागे आकर उस फनेश पर गिरते हैं और अंत में 10 मिनट के बाद वह पिल लाइटनिंग गायब हो जाती है। जय भी उस फनेश के साथ वापस आ जाता है और अंतिम प्रक्रिया को पूरा करता है और उस पिल को बनाने में सफल हो जाता है। उसकी आत्मीय ऊर्जा केवल 10% ही रह गई थी और वह बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था। अपनी स्टोरेज रिंग से 2 आत्मीय पिल निकालता है और उन्हें निगल जाता है, जिससे वह हल्की सी राहत महसूस करता है। ऐसा करने के बाद वह अपनी आत्मीय ऊर्जा को काबू करता है और उस पिल को फनेश से बाहर निकालता है। वह पिल पूरी तरह से काले रंग की थी और किसी 5वें स्तर की पिल के बजाय वह 5वें स्तर का जहर दिख रही थी। जय ये देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सारे कदमों पर नज़र रखी थी, लेकिन तभी कुछ महसूस करने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अपने पास से एक कागज़ निकालता है और कुछ लिखने लगता है। दरअसल अभी जब उसने पिल को रिफाइन किया था तो उसने महसूस किया था कि वह एक और रास्ते की मदद से पिल को रिफाइन कर सकता है। वह रास्ता क्या है? तो वह रास्ता है थंडर रिफाइनमेंट। इस रास्ते के बारे में उसे पिछली प्रक्रिया में हल्की सी झलक दिखी थी, इसलिए वह इतना भरोसे से नहीं कह सकता था, इसलिए वह पहले इसे खुद से ही ट्राई करना तय करता है। बहरहाल अपनी सारी आज की जानकारी लिखने के बाद वह अंत में उस पिल को एक हरित पत्थर की बोतल में डालता है और लेट जाता है। लेटते ही उसकी आंखें लग जाती हैं और वह अगले दिन अपनी आंखों को खोलता है। अपनी आंखों को खोलने के बाद थोड़ी अंगड़ाई लेता है और फिर खड़ा होकर अपना सारा सामान वापस रखता है और उस कमरे से बाहर आ जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो उसके सामने का नज़ारा उसे हैरान कर देता है। उसके सामने बहुत से छात्र उसी के कमरे की तरफ देख रहे थे। वे सभी के सभी मानो जय के बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहे हों। तुम्हारा नाम ही जय है? एक एल्डर भी सामने आता है और जय से पूछता है। जी हाँ एल्डर, जय सीधा जवाब देता है। जय की हामी सुनकर वह एल्डर सीधा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसन यूट्यूब चैनल पर।